चलिए बच्चों, तो आज के हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के जो हमारे क्वेश्चंस है या कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है हम वो लेंगे और इस पर क्या एग्जाम का ट्रेंड रहा वो हम लोग देखेंगे। तो हम वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पर मैं इसमें पहले आपको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ट्रेंड पे लेके जाऊंगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको पहले ट्रेंड बता दूंगा ना तो आप थोड़ा सा जो है इस पे ध्यान कम देंगे, जबकि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे हैं वो ज्यादा है नहीं। हमारे पास में 4 ही कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 101, 102, 103 एंड 104। यदि आप ट्रेंड पे चले तो मैं एक ट्रेंड आपको शॉर्ट में समझाता हूं, फिर आपको एक्सेल शीट पे लेकर जाएंगे। ट्रेंड के हिसाब से अगर हम चले तो पिछला ट्रेंड जो है वो ये कहता है, ध्यान दीजिएगा जरा, पिछला जो ट्रेंड है वो पिछला ट्रेंड ये कहता है कि 2022 के बाद से इस पर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। 2022 के बाद में क्वेश्चंस नहीं है, तो टेक्निकली अगर मैं देखूं क्वेश्चंस नहीं है। नहीं होने का एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे इन लोगों ने बना दिए, रिपीट भी हो रहे हैं। तो 2022 के बाद कोई क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर नहीं आया, पूरा वेटेज चला गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इन दोनों का मिलाकर जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। दोनों का मिलाकर वेटेज 10 नंबर का है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों का मिलाकर वेटेज 10 नंबर का है। तो उस हिसाब से अगर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वेटेज हैज बीन शिफ्टेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वेटेज हैज बीन शिफ्टेड टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक बात तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि वेटेज जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर चला गया, इससे हमें फायदा मिल जाता है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी एक बात और बताऊं, वैसे मैंने सारी बातें बता दी हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी एक अच्छी बात बताऊं। क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी अगर आप ट्रेंड देखते हैं, सो रिसेंटली अभी उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। रिसेंटली उसके ऊपर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, सो रिसेंटली ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये भी हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रेंड ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है कि रिसेंटली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोर्स करने की, ज्यादा स्ट्रेस देने की हमारी नीड नहीं रही, तो हम लोग बच गए। थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन के हिसाब से तो जो पूरा 10 नंबर का वेटेज है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे शिफ्ट हो गया, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के से हटके, और 2022 के बाद कोई आया भी नहीं। अच्छा, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो 102 पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 101, 103, 104 पे। इसका मतलब ये भी नहीं मैं बोलता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 पे सवाल नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 102 पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे या कम बन रहे, ना के बराबर बन रहे, 101, 103, 104 पर ही बनते हैं। तीसरा ट्रेंड क्या बोल रहा है? तीसरा ट्रेंड ये कहता है कि क्वेश्चन का जो वेटेज है, मार्क्स क्वेश्चन के अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर ये वेटेज चल रहा है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन 8 नंबर का आया है, राइट। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस, 4 या 5 नंबर का बनता है 8 नंबर। एक बार तो 1 नंबर का भी आया छोटा सा क्वेश्चन, पर ठीक है, वो तो एक एक्सेप्शन है, हटा दें। एक बार 8 नंबर का क्वेश्चन आया, इसलिए मैं उसको भी एक्सेप्शन ही मानता हूं, वो भी अपने आप में एक एक्सेप्शन ही है कि 8 नंबर का क्वेश्चन कोई आया है तो। बाकी अदरवाइज 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यदि आपके पास में टाइम कम बचे, आपको लगे कि रिवीजन नहीं हो पा रहा, बहुत सारा रिवीजन बाकी बचा है, वैसे तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हमारी कॉस्ट ऑडिट सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल सी द लेक्चर्स टोटल आवर्स, दे विल बी लाइक 10 to 11 आवर्स। 10 से 11 घंटे में पूरी कॉस्ट ऑडिट 50 मार्क्स की हमने आपको करा दी, यानी 50 नंबर की कॉस्ट ऑडिट सिर्फ 10-11 घंटे में। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो 10-11 घंटे भी आप देख लेकर गए ना तो 40 नंबर लाने से तो कोई नहीं रोक सकता, आई गारंटी, प्रोवाइडेड आपने बिल्कुल वैसी पढ़ाई करी है जैसा कि हमने पढ़ाई करी। यदि आपने वैसी ही पढ़ाई करी है जैसा हमने आपको पढ़ाया, जैसा हमने आपको बोला, तो आपके आराम से 40 नंबर तक आ जाएंगे। अगर आपने वैसे पढ़ाई नहीं करी तो हो सकता है कि आपके 40 से कम नंबर आए। हरी बात सर में, तो ये आप करें, बिल्कुल इजी है। बाकी का जो 50 नंबर का आपका कंटेंट है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट है, या फिर इंटरनल ऑडिट है, या क्या नाम है, फॉरेंसिक ऑडिट है, वो 50 नंबर का, उसमें से आपको 20 नंबर लाने हैं। 60 नंबर का पेपर आपने अटेंड, 60 नंबर अगर आपके आ गए, आपकी 60 प्लस आती है, आपका इसमें एग्जामिशन आ जाएगा। आप सोचो, कॉस्ट ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 60 नंबर लाना इज लाइक क्वाइट इजी। 50 में से 40 जो हमने 11 घंटे में तैयारी करवा दी आपको, और बाकी 50 में से 20 नंबर खाली, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सिलेक्टेड टॉपिक्स हम बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। सो नाउ मूविंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 101। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1? देखो फटाफट से। चलिए,
सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा है वो है किसके ऊपर 101 विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्लानिंग ऑफ द ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। अब प्लानिंग पर छोटा सा कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा माथा पच्ची इसमें नहीं करनी है। ज्यादातर टर्म्स वो है जो आप लोगों ने सीए में इंटर में ऑडिट में पढ़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा टर्म्स इसके ऊपर काम की नहीं है। जो मेन काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है ना बेटा, वो बनता है रिस्क असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, आप देखेंगे तो सारी टर्म्स वही है जो आप लोगों ने ऑलरेडी इंटर में पढ़ी हुई हैं। मैं फिर भी आपको यहां पर लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखो। बगल में जो मैंने इतना सारा चार्ट बनाकर बनाया है ना, वो पढ़ जाना आप, उसमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, यहां पर हमने साथ में आपके लिए बहुत सारी मेहनत करी दी और यहां पर बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई है प्लानिंग के बारे में, तो ये आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। इसके अलावा बाहर से कुछ भी इसमें नहीं आता। कौन कौन सी चीजें फटाफट से देखते हैं। प्लानिंग टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी इन टाइमली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर, प्लानिंग इज नेसेसरी। जब तक आप किसी भी काम की प्लानिंग नहीं करते तो आप उसको टाइमली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर सकते। प्लानिंग में क्या क्या शामिल होता है, 3 चीजें शामिल होती है, स्ट्रेटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। सो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। आपने प्लानिंग, जो आपने पूरी प्लानिंग करी, स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया, इन सबका आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। एनी कॉस्ट ऑडिट टू परफॉर्म द सेम वी कॉन्स्टिट्यूट एंगेजमेंट टीम। अब कोई भी कॉस्ट ऑडिट अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको अपनी क्या बनानी पड़ती है, एंगेजमेंट टीम बनानी पड़ती है। जब तक आप एंगेजमेंट टीम नहीं बनाएंगे तो आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। अब ये एंगेजमेंट टीम जो हमें परफॉर्म करनी है, इसमें कौन आता है, देखो इस टीम के अंदर सीएमए फर्म में से कुछ पार्टनर्स आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज भी आ सकते हैं और अदर स्टाफ जैसे आर्टिकल। पार्टनर्स हु मे नॉट बी सीएमए इन प्रैक्टिस, बट जनरली सीएमए फर्म है तो सीएमए फर्म के सारे पार्टनर सीएमए इन प्रैक्टिस होते ही हैं। एम्प्लॉय सीएमए, नॉन सीएमए दोनों हो सकते हैं, राइट। नाउ दिस एंगेजमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ पार्टनर्स और एम्प्लॉयज और आर्टिकल्स। हु विल बी हेड ऑफ द टीम। अब इस टीम का सेनापति होना चाहिए। टीम का जो सेनापति है वो पर्सन किसको बनाया जाएगा, हेड ऑफ द टीम जो होगा वो कौन होगा, राइट। उसको ही इज, पहले तो देखो पर्सन हु इज द सीएमए, right, who is having appropriate authority from regulatory or professional body and who is a partner of the firm। आप एंगेजमेंट टीम का जो इंचार्ज बनाओगे वो किसको बनाओगे, जो सीएमए है और सीएमए फर्म का पार्टनर है। यानी अगर कोई सीएमए एम्प्लॉय है तो सीएमए है फिर भी आप टीम का हेड नहीं बना सकते। सीएमए टीम का हेड कौन बनेगा, वो बनेगा जो कि फर्म का पार्टनर होना चाहिए। फर्म में पार्टनर होना जरूरी है और सीएमए भी हो। अब सीएमए तो ये भी है पर इसको नहीं बना सकते। इस हेड ऑफ द टीम को ऑडिट पार्टनर बोला जाता है या एंगेजमेंट पार्टनर बोला जाता है, एक ही बात है। उसको क्या बोला जाएगा, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब वो व्यक्ति जो कि टीम को लीड करने वाला है। अभी जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना बेटा, ये एंगेजमेंट पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस पूरे एंगेजमेंट के लिए, यानी उस पूरे ऑडिट के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए, उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए। हम चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर की तरफ। जैसा हम लोगों ने इंटर में ही पढ़ा था कि हमारा ऑडिट जो प्रोसीजर है उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास 2 होते हैं, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से जो रिस्क असेस होता है कि वो रिस्पॉन्ड करने के लिए हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। यानी हम लोगों ने जब रिस्क असेसमेंट करा और रिस्क असेसमेंट करके हमें जिन जिन एरिया में रिस्क नजर आया उन एरिया को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब वहां पर हम डिटेल में ऑडिट करते हैं। जहां जहां पे भी हमें लगता है ना रिस्क है, उस एरिया में डिटेल में ऑडिट करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क को रिस्पॉन्ड करना, दैट इज एट असर्शन लेवल। ऑडिट प्लान का मतलब रिकॉर्ड ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क। अब देखो हमने ऑडिट में 2 ही तो काम करे, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जब आपने इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, यानी आपने आरएपी और एफएपी में क्या क्या काम करा, नेचर कब कब करा और उसका एक्सटेंट कितना करा, इसका जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, ऑडिट प्लान कहा जाता है बेसिकली। क्योंकि जो भी हमें ऑडिट में 2 ही काम करने हैं, एक तो रिस्क असेसमेंट, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कंप्लायंस सब्सटेंटिव। इन दोनों ही प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जो आपने अपना नेचर डिसाइड करा, जो टाइमिंग आपने डिसाइड करी है, जितना एक्सटेंट आपने डिसाइड करा है, उसको ही, उसका रिकॉर्ड जो आपने बनाया, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्लान। आप चाहे तो ऑडिट प्लान के अंदर वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि भैया ऑडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट ऑडिट इन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर। बट मुझे लगता है वो डेफिनेशन नहीं है, वो एक तरीके से ऑडिट प्लान का मीनिंग है, राइट। या मीनिंग भी नहीं है, वो बेसिकली बेनिफिट है कि ऑडिट प्लान हम क्यों बनाते हैं, ऑडिट प्लानिंग क्यों करते हैं। तो बेसिकली जो ऊपर आपने पढ़ा वो ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग है, बेनिफिट है। प्लानिंग का मीनिंग तो यही है कि ऑडिट में जो प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड कंप्लायंस प्रोसीजर, राइट। ये जो रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंस प्रोसीजर है, इसका जो आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करा, इसको, इसके रिकॉर्ड को ऑडिट प्लान कहा जाता है। ऑडिट रिस्क, रिस्क दैट एन ऑडिटर में एक्सप्रेस। अब ये ऑडिट रिस्क क्या होता है,
ऑडिट रिस्क एक टर्म है जिसका मतलब है कि ऑडिट करने के दौरान एक पॉसिबिलिटी होती है कि शायद ऑडिटर से ओपिनियन गलत बन जाए, शायद ऑडिटर ओपिनियन ना बना पाए या ऑडिटर अपने ओपिनियन को गलत बना दे। ये गलती से होता है, जानबूझ के नहीं होता। ऐसा कब होगा? जब फाइनेंशियल कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हैं। यदि मान लीजिए आज किसी एंटिटी के कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑडिट में, कॉस्ट स्टेटमेंट्स में या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में किसी भी तरह का कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो किसी भी हालत में ऑडिटर के ओपिनियन की गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। यानी कॉस्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें और अगर कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी गलती नहीं है तो फिर ओपिनियन गलत कहां से होगी? फिर मैं ढंग से ऑडिट करूंगा ना। नहीं, ऑडिट तो मैं हर केस में ढंग से करता हूं, लेकिन क्या होता है जब कॉस्ट स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट्स होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उन मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ ही नहीं पाते। यानी अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मिस स्टेटमेंट है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उन मिस स्टेटमेंट को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि देखो हमारी ऑडिट की भी एक लिमिट है, सैंपलिंग करते हैं, लिमिट तो होती ही है। तो ऐसे में जब हम स्टेटमेंट्स में से मिस स्टेटमेंट्स को नहीं पकड़ पाते कॉस्ट स्टेटमेंट जब, तो फिर हमारी ओपिनियन गलत हो जाती है। यानी कई मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड एंड एरर हमारे पकड़ में नहीं आया, हमने गलती से ओपिनियन दे दी कि कॉस्ट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर, तो वो हमारे से गलती हो सकती है। राइट, कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड, अदर इंफॉर्मेशन, इसका कुछ काम नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, ये बात हम वैसे पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बट ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईसीएमआई, सीओपी प्लस होना चाहिए, एंड जो कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया। राइट, ऊपर भी हमने पढ़ा कौन कौन आ सकता है। फॉर कॉस्ट ऑडिटर्स इनिशियल ऑडिट एंटिटी हुज कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम और एंटिटी हुज कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड कैरी, ये हम बात की बात करेंगे, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारा। हम जरा आपको लेके चलते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ऑडिट रिस्क में कितने तरह के रिस्क होते हैं? 2 तरह के रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ये ऑडिट रिस्क 2 जगह से आता है। देखो आप, ऑडिट रिस्क तो ऑडिटर की गलती है, गलती तो खैर नहीं कह सकते, ऑडिटर कॉस्ट स्टेटमेंट्स को जब चेक कर रहा था तो उसमें कुछ गलतियां थी जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाया। ठीक है ना यार, सैंपलिंग करते हैं, हमारी भी एक लिमिटेशन है, इस वजह से मेरी ओपिनियन गलती होगी। लेकिन कॉस्ट स्टेटमेंट में अगर गलतियां ही नहीं होती, कॉस्ट स्टेटमेंट में अगर मिस स्टेटमेंट्स ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता। सोचिए जरा, अगर कॉस्ट स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता कॉस्ट स्टेटमेंट में। तो कॉस्ट स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट क्यों आते हैं? वो 2 वजह से आते हैं, एक आता है इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? कॉस्ट स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी, 2 एंटिटी जब अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स को बनाती है तो वो कोशिश करती है कि कोई गलती ना रहे, बट ठीक है ना यार, अब एंटिटी बनाते समय गलती कर सकती है तो हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट रह जाए। उसी के लिए एंटिटी इंटरनल कंट्रोल लगाती है कि यार हमसे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते समय फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, खासतौर पे एरर हो सकती है, तो उनको रोकने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल लगाता है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल के साथ भी एक और प्रॉब्लम है, इंटरनल कंट्रोल के साथ ये प्रॉब्लम है कि इंटरनल कंट्रोल भी कभी कभी सारे मिस स्टेटमेंट्स को नहीं रोक पाता। यानी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क that even internal control system will not be able to prevent, detect और correct misstatement। internal control system भी शायद आपके frauds and error को prevent ना कर पाए, उन्हें ना कंट्रोल कर पाए, उनको डिटेक्ट ना कर पाए। एक संभावना है क्या? बिल्कुल संभावना है, इस तरह की एक पॉसिबिलिटी है। ये होता है कंट्रोल रिस्क। और जब तक किसी भी एंटिटी के कॉस्ट स्टेटमेंट में इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क है तो देखो उस एंटिटी के कॉस्ट स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स होंगे और उनसे ऑडिट रिस्क आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा नीचे लेकर चलता हूं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या होता है या रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है? वैसे तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब है ये असेस करना कि एंटिटी के कॉस्ट स्टेटमेंट में कहां कहां पर रिस्क है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब ये असेस करना कि एंटिटी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कहां कहां पर मिस स्टेटमेंट है। इसको असेस करने को क्या कहा जाता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहा जाता है। एंटिटी के रिकॉर्ड्स में कहां कहां पर मिस स्टेटमेंट्स हैं, इसे असेस करना कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। राइट, इसके लिए आपको एंटिटी की उसके एनवायरनमेंट की नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज लेनी पड़ती है। बाकी रिस्क असेसमेंट के बारे में हम लोग 103 में और डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे हम आपको लेके चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था प्लानिंग, वापस उस पर आते हैं। प्लानिंग, देखिए प्लानिंग हम 3 स्टेजेस पर हमने यहां पर लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक है प्री प्लानिंग स्टेज, एक है ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज और एक है पोस्ट प्लानिंग स्टेज। व्हाट इज प्री प्लानिंग स्टेज? बिफोर प्लानिंग इंश्योर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। ये वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है प्लानिंग करने से पहले। दूसरे वाले में है प्लानिंग करने के दौरान और तीसरे में है प्लानिंग करने के बाद। तो प्री प्लानिंग अगर ऑडिट पे चलता हूं तो बिफोर प्लानिंग इंश्योर अपॉइंटमेंट इज वैलिड, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज ऑब्टेन, आपने अपॉइंटमेंट वैलिड ये इंश्योर कर लो। आप एक ऐसी ऑडिट की प्लानिंग करने में लग रहे हो जिसका में आपका अपॉइंटमेंट ही अभी तक वैलिड नहीं हुआ है, तो उसकी प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेक श्योर
दैट आपने ऑडिट की जब प्लानिंग करी हो तो अपॉइंटमेंट आपका वैलिड हो, ये इंश्योर कर लें। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपने ले लिया है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स आर कंप्लाइड, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोगों ने कंप्लाई कर दी है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो कंटिन्यू टू फुलफिल, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन सी आप लोगों को याद हो तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड, आपने ऑडिट का जो स्कोप है वो पहले से डिसाइड कर लिया, क्योंकि देखो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लानिंग करेंगे, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लानिंग करनी होती है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपने ऑडिट के स्कोप को अच्छे से डिटरमाइन कर लिया। देखो ऑडिट का स्कोप इसलिए क्योंकि एंटिटी के हिसाब से चलता है, हर एंटिटी का नेचर अलग है। उसमें भी एक चीज और होती है कि आप उस एंटिटी से कब से जुड़े हुए हो, कितने सालों से आप उसकी ऑडिट कर रहे हो। यदि आप कई सालों से उसकी ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े प्लानिंग के अंदर, ऐसी कई चीजें हैं। तो आप प्लानिंग करने से पहले इस बात को इंश्योर कर लें, ठीक है। आइए, ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑडिट पार्टनर प्लस की मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम। ऑडिट पार्टनर कौन होता है बेटा? वो एंगेजमेंट पार्टनर, एक ही बात है, आप ऑडिट पार्टनर बोलो एंगेजमेंट पार्टनर बोलो, वैसे वो ऑडिट वर्ड व एंगेजमेंट पार्टनर ही है। अपने इंस्टीट्यूट ने इसका नाम ऑडिट पार्टनर से क्या कर दिया, एंगेजमेंट पार्टनर से ऑडिट पार्टनर कर दिया, ठीक है ना, लेकिन वैसे इसका नाम टेक्निकली एंगेजमेंट पार्टनर ही होता है। तो ऑडिट पार्टनर को क्या करना है, जिस समय आप प्लानिंग करो तो एक तो ऑडिट पार्टनर यानी जो टीम का हेड होगा वो, और जो भी ऑडिट टीम के की मेंबर्स है, की मेंबर्स का मतलब होता है जो मेन लोग हैं जो कि उस टीम का मेन हिस्सा होने चाहिए, उन सबको आपको प्लानिंग में इन्वॉल्व करके रखना है। सी शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग और बिफोर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, बहुत नेसेसरी है, बिना पिछले ऑडिटर यानी आपसे पहले जो भी उस एंटिटी का ऑडिटर था उससे आपको बात कर लेनी है। ऑडिटर शैल फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिस्क्राइबिंग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। आपको एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें आपको ऑडिट का पूरा स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करना है। एंड बेसिस टू बी कंसिडर्ड बाय फॉर्मेटिंग, कुछ बेसिस आपको ध्यान में रखने हैं। मेन चीज आप ये ध्यान में रखिए कि ऑडिटर को ऑडिट प्लानिंग करने से पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर लेनी चाहिए जिसमें ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। और प्लान में और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क होता है? स्ट्रेटेजी आपको बताता है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, क्या करना है, कब करना है, किस डायरेक्शन में करना है। प्लान आपको स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन के साथ साथ उसका एक्सटेंट भी बताता है, कितना चेक करना है, राइट। स्कोप एंड टाइमिंग तो बताया गई, एक्सटेंट भी बता देता है कि कितना डिटेल में जाना है। प्रोग्राम आपको बताता है कैसे, यानी स्ट्रेटेजी और प्लान कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ऑडिट कैसे करनी है। स्ट्रेटेजी और प्लान कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ऑडिट कैसे करनी है, राइट, वो बताता है प्रोग्राम, ठीक है। खैर, सो सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग में आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी जो कि आपको स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बताएगा। इट वर्क एज बेसिस फॉर ऑडिट प्लान। अब इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर हमारा क्या बनता है, प्लान बनता है। क्या? डिस्क्राइबिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये आपको देखो पता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपको बताएगा कि क्या क्या करना है, कब करना है। नाउ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, अदर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि ऑडिट में दो ही तो हमारे प्रोसीजर है, एक तो आरएपी और एक एफएपी। तो बेसिकली आपको एक तो ये जो प्लान है वो क्या बताएगा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है, अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा इट गिव द डायरेक्शन, सुपरविजन फॉर ऑडिट टीम मेंबर्स एंड आल्सो रिव्यू। आपको ये प्लान ये भी बताता है कि आपकी टीम को किस तरीके से एफर्ट्स करने हैं, किस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं, कितने एफर्ट्स करने हैं, राइट। नाउ सम स्पेशल कंसीडरेशन इन प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, इसके लिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं हम लोग, यहां लिखा हुआ है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। देखिए, जिस एंटिटी की ऑडिट कॉस्ट ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहा है, कॉस्ट ऑडिटर, या फिर ऐसी कोई भी एंटिटी जिसकी ऑडिट ही फर्स्ट टाइम हो रही है। देखो, एंटिटी हुज कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम, हमने फर्स्ट टाइम नहीं करी, एंटिटी की ही ऑडिट अब तक फर्स्ट टाइम पहली बार हुई है, अब से पहले हुई ही नहीं, ठीक है, एक चीज। और दूसरा, या फिर ऐसी एंटिटी जिसकी ऑडिट हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसी कोई एंटिटी जिसकी ऑडिट फर्स्ट टाइम हो रही है, चाहे हम करें चाहे कोई और करे, बट हम चूंकि पहली बार हो रही है और पहली बार में ही हमारे, तो हमारे लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। या फिर जिस एंटिटी की ऑडिट हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यानी अब तक ऑडिट हुई पर हमने कभी नहीं करी, ये पहली बार हो रहा है, इन दोनों ही केस में इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहा जाता है। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में थोड़ी कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी होती है। अभी कुछ एक्स्ट्रा बातें क्या है, वो एक्स्ट्रा बात हम आपको बताते हैं। जैसे पहला क्या है, पहला है इंक्लूड इन द प्लानिंग अबाउट discussion with previous auditor, review of previous year's audit working papers, review of previous year's transaction which may have impact on current year cost statement। तो पहला काम क्या करना,
पिछले साल के कॉस्ट ऑडिटर के साथ में, प्रीवियस ऑडिटर के साथ में डिस्कशन करना है आपको जितना हो सके। अगर उसकी ऑडिट आज तक कभी हुई नहीं एंटिटी की तो एक अलग बात है, लेकिन अगर एंटिटी की ऑडिट पहले कभी हुई है तो कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ऑडिटर के साथ डिस्कशन आप कर लें। रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर अगर लॉ में अलाउड है तो प्रीवियस ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स को भी आप देख लें, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस व्हिच मे हैव इंपैक्ट ऑन करंट ईयर कॉस्ट स्टेटमेंट, अगर पिछले साल के कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनका कोई इंपैक्ट करंट ईयर पर आता है तो उनको भी आपको देख लेना चाहिए। मेजर इश्यूज एज कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अलोंग विद पॉसिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस, को जो भी मेजर इश्यूज रहे पिछले साल जो कि मैनेजमेंट ने ऑडिट को एक्सेप्ट करते समय वो करे। सो मेजर इश्यूज एज कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, कोई भी अगर है, कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हो तो मैनेजमेंट आपको पहले से बताता है सर हमारी ऑडिट में ये समस्याएं हैं या ये दिक्कत है, तो उनको एंड और खासतौर पर अगर वो बातें आपको पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस ने बताई या आपको लगता है वो पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना जरूरी है। ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। ये बहुत दिक्कत रहेगी क्योंकि उस एंटिटी के पिछले सालों की ऑडिट आपने नहीं करी, आपने फर्स्ट टाइम ऑडिट करी उस एंटिटी की और या उस एंटिटी की ऑडिट फर्स्ट टाइम हुई है, तो ऐसे में उसके ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर थोड़ा सा डाउट रहेगा क्योंकि लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, या फिर इस बार फर्स्ट टाइम हो रही है, तो हमारे लिए ये भी जरूरी हो जाता है। लास्ट, एनी ऑडिट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड बाय फर्म्स ओन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज रिगार्डिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। आपकी फर्म की कोई क्वालिटी कंट्रोल, देखिए हर सीएमए फर्म की अपनी कुछ स्टैंडर्ड तरीका होता है काम करने का, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। यानी आप चाहते हो कि हम लोग जो भी ऑडिट्स करें, जो भी असाइनमेंट करें, उसमें क्वालिटी मेंटेन करें, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर आपने कोई स्पेशल पॉलिसी बना रखी है तो उनको भी आप ध्यान में रखें, खासतौर पर अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने, ज्यादा इस ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं बनते, मोटा मोटी चीजें हमने आपको बता दी हैं। मैंने आपको कुछ कहा था बेसिस आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। तो कुछ फैक्टर्स हैं, ये बेसिस देखो यहाँ लिखे हैं, जैसे रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड अदर एंगेजमेंट विद ऑडिटी, उस ऑडिटी के साथ अगर आप पहले प्रीवियसली कनेक्टेड रहे हैं तो उसकी कोई जानकारी आपको, नॉलेज ऑफ बिजनेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट अगर कोई, स्टैट्यूटरी डेडलाइंस एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, relevant factors determining the direction of the audit efforts and nature, timing and extent of resources required for audit, ये कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, उसके बेसिस पर आपको ऑडिट करनी है, राइट। अच्छा, इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में हमारे पास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2102 विच इज अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, देखो पहला ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, cost statements which provide basis for conclusion of to prepare audit report and evidence that audit is planned and performed as per relevant cost auditing standards। दो चीजें हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, कि हम अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स और जो भी हमने कॉस्ट ऑडिट करी उनका कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जो ऑडिट करी उस ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन करें और कॉस्ट स्टेटमेंट्स जो हमने बनाए हैं उसका भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करें। ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स की हमने ऑडिट करी उस ऑडिट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन और कॉस्ट स्टेटमेंट्स जो हमने बनाए हैं उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमको करना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है which provides conclusion basis for conclusion। अब ये रिकॉर्ड इसलिए जरूरी है कि कॉस्ट ऑडिट आपने परफॉर्म करी उसका पूरा, क्योंकि हमने क्या क्या काम करा, कितना कितना करा, कैसे कैसे परफॉर्म करा हमने, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या काम करा, कितना कितना करा, कैसे कैसे करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिकॉर्ड आपने रखा वो, और जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स की आपने ऑडिट करी उसका जो आपने रिकॉर्ड रखा, ये रिकॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं। ये हमारा बेसिस बनेगा ओपिनियन बनाने का। एंड इट इज ऑल्सो एविडेंस दैट ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म एज पर रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरी बात जो साथ में इंश्योर करनी बहुत जरूरी है वो ये कि हमने अपनी कॉस्ट ऑडिट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी। अभी कॉस्ट ऑडिट को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करा या नहीं करा ये पता कैसे चलेगा, ऑडिट होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा। यानी हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है, डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसी के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑडिट एक तो प्लान के अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई, एक हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट करी या नहीं करी, उसी से पता चलेगा, और कोई हमारे पास में तरीका है नहीं, राइट। सो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमने ऑडिट करें उस ऑडिट के प्रोसीजर का रिकॉर्ड और जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं उसका रिकॉर्ड, ये मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। इसके बेसिस पर हम कंक्लूजन बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट परफॉर्म हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करी या नहीं करी पता चलेगा। अब आती है तीन टर्म्स जो कि इस कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीन टर्म्स कौन कौन सी हैं?
पहली जो टर्म है वो है ऑडिट वर्किंग पेपर, सेकंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड इज ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल तो आसान है, इजीली समझ में आता है, पर वर्किंग पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप वर्किंग पेपर बनाते हो उस प्रोसेस को कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन करना, राइट। सी ऑडिट वर्किंग पेपर्स द डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड ऑल एविडेंसेस रिलेवेंट टू परफॉर्मिंग ऑडिट। ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए जो जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे, उन एविडेंसेस का जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करा, राइट, वो रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट्स, उनको क्या कहा जाता है, ऑडिट वर्किंग पेपर कहा जाता है, राइट। यानी आपने ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए जो भी एविडेंसेस आपने लिए, उनका जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करा, वो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं, वर्किंग पेपर कहलाए जाते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिकॉर्ड इंक्लूडिंग वर्किंग पेपर्स वेदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which are prepared by auditor or obtained by the auditor and which is retained by the auditor in relation to performance of the audit। आपने जो भी वर्किंग पेपर्स, अभी देखो वर्किंग पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो वर्किंग पेपर्स या जो भी रिकॉर्ड्स आपने कलेक्ट करे, अब ये रिकॉर्ड्स चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इन रिकॉर्ड्स को चूंकि ऑडिटर ने बनाया या ऑडिटर ने ऑब्टेन करा, दोनों बातें हैं, या तो ऑडिटर ने इससे खुद ने कलेक्ट करा या बनाया, जैसे प्लान आपने बनाया होगा, जैसे प्रोग्राम आपने बनाया होगा, ठीक है, जैसे आपने कुछ एविडेंसेस एंटिटी से लिए होंगे, कोई इनवॉइस वगैरह है वो एंटिटी से आपने लिया होगा, राइट। तो इस तरह का जो चीजें हैं, जो एविडेंसेस आपने बनाए या एंटिटी ने इसे ऑब्टेन करे, किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिजिकल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, ये जो रिकॉर्ड्स है जिसमें वर्किंग पेपर भी शामिल है, ये रिकॉर्ड्स को हम वर्किंग पेपर बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। जो वर्किंग पेपर है या ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो भी आपने एंटिटी से लिए या बनाए ऑडिट के दौरान, दे आर कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इनको रखिएगा कौन? ऑडिटर अपने पास रखेगा, राइट, एंड दिस आर रिलेवेंट टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट फाइल का मतलब वो फाइल या फोल्डर है या वो स्टोरेज मीडिया है जहां पर आपने अपने वर्किंग पेपर्स को संभाल के रखा, अपने डॉक्यूमेंटेशन को संभाल के रखा, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज बेनिफिट्स, तो आप मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम की नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, देखें अगर आप इन जनरल अगर हमसे बात करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में एक तो जो ऑडिट प्रोसेस आपने परफॉर्म करा उसकी डिटेल, उस प्रोसेस को परफॉर्म करके जो एविडेंसेस आपने लिए उसकी डिटेल, और जो कंक्लूजन्स आपने बनाए उसकी डिटेल। तीन बातें हम लोग यहां पर बोल रहे हैं, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म करा, उसे परफॉर्म करके जो एविडेंसेस आपने लिए, और उनसे जो कंक्लूजन आपने निकाला, राइट। ऑडिटर्स शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर सफिशिएंट टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो हमने एक जनरल बात कह दी कि जो जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो, जो भी एविडेंसेस आपने कलेक्ट करे और उनसे जो ओपिनियन आपने बनाई, लेकिन अगर हम डिटेल में चलें तो ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर सफिशिएंट टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। आप जब वर्किंग पेपर बना रहे हो तो एक कंफ्यूजन बहुत कॉमनली होता है कि यार वर्किंग पेपर में शामिल मैं क्या क्या करूं, क्या क्या मैं हर चीज का रिकॉर्ड रखूंगा क्या, छोटी से छोटी एक्टिविटी भी अगर मैंने परफॉर्म करी तो क्या मैं उसका भी रिकॉर्ड रखूंगा क्या। हाँ, नाउ दैट्स क्रिएट्स अ मैस कि यार ऐसे तो फिर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर भर जाएगा हमारे पास में, तो सबको कैसे रखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए होता है। तो यहां पर हम आपका काम थोड़ा आसान करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप वर्किंग पेपर को किस तरीके से बनाओ। देखो क्या है ना, ये वर्किंग पेपर अगले साल या तो आपको दोबारा ये एंटिटी की ऑडिट मिली तो काम आएंगे, इस एंटिटी की ऑडिट अगर आपके पास ही आई दोबारा तो आपके काम आएंगे, किसी और के पास आई तो उसके भी काम आ सकते हैं वर्किंग पेपर, हम उसको अवेलेबल करा देंगे, वो इन वर्किंग पेपर को यूज करके थोड़ा उसको हेल्प मिल जाएगा। क्या ना, देखो किसी एंटिटी की ऑडिट मैंने करी फर्स्ट टाइम, अब मैंने बड़ी मेहनत करी, सारी चीजें फर्स्ट टाइम मेरे को जाननी पड़ रही है उस एंटिटी के बारे में, तो मुझे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अनडाउटेडली, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करके मैंने उस एंटिटी के बारे में बहुत सारी बातें जानी, वो बातें कभी नहीं बदलेंगी। कुछ बातें होती है एंटिटी में जो सेम है, ठीक है, एमओ है, एओए है, कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो सेम ही रहेंगे ना, उनमें क्या चेंज होता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि चूंकि उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता तो अगले साल भी वो सेम ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो कम से कम अगले साल तो दोबारा चेक नहीं करनी पड़े। वो एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं, कैसे कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, कम से कम ये सब बातें तो हमें दोबारा चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ ये कॉमन बातें जो हमारे लिए बड़ी काम की होती है। अब हम अगर वर्किंग पेपर ये सोच के बनाते हैं मेरे काम में आए, आपके भी काम में आ सकते हैं, किसी और के भी काम में आ सकते हैं, डिपेंड्स। मान लो मैंने ये सोच के बनाया कि मेरे ही काम में आएंगे सिर्फ, और किसी के काम में नहीं आने वाले, सिर्फ मेरे काम में आएंगे, तो मालूम है क्या होगा, वो वर्किंग पेपर शायद उतने अच्छे ना बने। पर जब आप ये मान के बनाते हो कि अगले साल जो ऑडिटर आएगा, इनकमिंग ऑडिटर, एक्सपीरियंस लिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको ऑडिट करनी आती है, बट हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद दिस ऑडिट, वैसे वो एक्सपीरियंस्ड है बट इस ऑडिट के साथ उसका पहले कोई कनेक्शन नहीं रहा, वो ऑडिटर जब आए तो उसको भी इन सब चीजों की जानकारी मिल जाए। मतलब मेरे वर्किंग पेपर पढ़ के
वो 1 मिनट के अंदर ये सब चीजों की जानकारी ले ले। कौन कौन सा? कन्फर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑफ रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोविजन रिक्वायरमेंट, उसको पता चल जाए कि मैंने अपनी ऑडिट करने में रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई करा या नहीं करा। कन्फर्मेंस इन द ऑडिट प्रोसीजर अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, मैंने क्या कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए, मैंने क्या क्या एविडेंसेस लिए, मैंने कंक्लूजन्स क्या क्या बनाए, कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो ड्यूरिंग द ऑडिट काम में आए, एनी सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट जो मैंने लगाए, ऑडिटिंग फीचर्स ऑफ स्पेशल आइटम्स टेस्टेड बाय द ऑडिटर, एडिशनल और न्यू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड आफ्टर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन, कोई नया ऑडिट प्रोसीजर या कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाया, पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर, किसने हमारी फॉर्म में से किसने वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करा, डिस्कशन ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स विद पर्संस इन एंटिटी एंड एनी डिपार्चर फ्रॉम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई है तो, राइट। तो कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है। कंटेंट की बात करें तो किसी भी ऑडिट वर्किंग पेपर के कंटेंट या डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट एंड फॉर्मेट कई बातों पर डिपेंड करते हैं, जैसे एंटिटी के साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे, उसके बिजनेस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कंप्यूटराइजेशन कितना है, जितना ज्यादा कंप्यूटराइजेशन होगा उतना हमारे लिए आसान होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, अगर ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा डीप में ऑडिट करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है, मेथड्स टूल्स यूज्ड बाय द ऑडिटर इन कंडक्टिंग ऑडिट, इन कंडक्टिंग टूल नहीं कंडक्टिंग ऑडिट, सॉरी। ऑडिट को सर आपने क्या लगाया, जैसे ईयर फॉर विच ऑडिट इज एसोसिएटेड, कितने सालों से आप एंटिटी के साथ जुड़े हुए, ऑडिटर का एक्सपीरियंस का, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ही डिसाइड होता है कि ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन का साइज क्या होगा। अच्छा, अब छोटी एंटिटी की बात करते हैं, जो स्मॉल एंटिटी सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। डॉक्यूमेंटेशन विल बी लेस डिटेल्ड एज कंपेयर टू द बिग साइज एंटिटीज, राइट। हाँ, उतना तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, बट मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन फिर भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसे एंटिटी का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स जो आपने मैन्युफैक्चर करे उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व था, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल का चार्ट एंटिटी का, जिसमें किसको क्या क्या काम अलोकेट करा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज हैं, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल का चार्ट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क का चार्ट, टेस्ट एंड लेवल ऑफ मटेरियलिटी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। रेस्ट ऑडिटर विल डिसाइड हाउ मच डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन के रिटेंशन का पीरियड, कितने सालों के लिए रखना है, अप टू 10 ईयर्स, जनरली 10 साल तक ही आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना होता है, इसके ऊपर आपको रखना है रखना वो आप डिसाइड करेंगे, राइट। ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, ऑडिटर चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पर किसी और को अवेलेबल करा सकता है। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल मस्ट बी विद द रीजनेबल पीरियड, दैट इज 60 डेज, राइट। जिस दिन ऑडिट आपकी कंप्लीट होगी उसे 60 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। देखो, डॉक्यूमेंटेशन तो ऑडिट होने के साथ साथ ही होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेने का हमारा मतलब ये है कि जिस दिन ऑडिट आपकी कंप्लीट है उसे 60 दिनों के अंदर अंदर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, 60 दिन में असेंबल कर लें। ऑडिट होने के दौरान डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, उसको असेंबल करके एक जगह लाना, वो आपको 60 दिनों के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 102, ठीक है। देखो, एक चीज, छोटी सी चीज और है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनल देन ऑडिट इज कंप्लीट, एनी मैटर कम्स टू द ऑडिटर नॉलेज which if known to the auditor before issue of audit report, ऑडिटर will have to modify the report, ऑडिटर shall include this matter। देखो, कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर की ऑडिट होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद कोई मैटर हमारी नॉलेज में आया, और अगर आपको लगता है कि वो मैटर अगर पहले पता चल जाता तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट शायद चेंज होती, मॉडिफाई होती, उसमें शायद क्वालिफाइड ओपिनियन बनती या फिर नेगेटिव ओपिनियन बनती, ऐसा आपको लगता है, तो बेटा ऐसे केस में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे केस में ये जो मैटर है उसको भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में डालें, इंक्लूड करें, क्योंकि अब वो ऑडिट रिपोर्ट तो चेंज नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट वी कैन इंक्लूड दैट मैटर इन आवर ऑडिट रिपोर्ट एट द लेटर स्टेज, है ना। तो हमें पता तो रहे बाद में कि ऐसा कोई मैटर जानकारी में आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको अच्छे से, राइट। तो ये कुछ बातें जो आप ध्यान रखें, राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 102 के लिए। तो अब हमारे पास में बेटा 103 है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर, कि एक कॉस्ट ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसके क्या इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्ट ऑडिट करने के, उस पर हमको बेटा बात करनी है, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम देते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही हैं जैसा आपने इंटर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। इंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटर में हम लोगों ने जब इंटर में जब हम लोगों ने ऑडिट पढ़ी तो हमने कहा था ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स, यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर के क्या होते हैं, वो हम लोगों ने चर्चा की थी।
तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द कॉस्ट स्टेटमेंट्स और द कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो फटाफट से बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव है ये रीजनेबल अश्योरेंस लेना कि हमारे जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बने हैं, ठीक है, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं, यानी उनमें किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। यदि उनमें किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो उसको हमें वहां से जो है रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट as per applicable cost reporting framework, applicable cost accounting standard, generally acceptable cost accounting principles and applicable statutory provisions। तीसरी बात हम लोग को ये इंश्योर करनी है कि हमारे जो भी कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट्स बने हैं, वो जो कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग बने हों, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं उनके अकॉर्डिंग बने हों, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बने हों, और जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उनके हिसाब से बने हों। ठीक है, ये चारों बातें हमको इंश्योर करनी है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड, टू कम्युनिकेट ओपिनियन टू स्टेक होल्डर्स ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मार्जिन्स। राइट, ये हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स की हमने ऑडिट करी, उस ऑडिट को करने के बाद में, ठीक है ना, हम लोगों को वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स हमारे बने हुए हैं, वो कॉस्ट स्टेटमेंट्स हमारे जो है उनके ऊपर जो हमने रिपोर्ट बनाई वो लोगों तक कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, अब आते हैं, इन केस ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होता है। डिस्क्लेमर ओपिनियन तब दी जाती है जब आपके पास में किसी चीज के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ही ना हो, यानी अगर आपको किसी भी चीज के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिला तो हम लोग कौन सी ओपिनियन करते हैं बेटा, डिस्क्लेमर। और एविडेंस मिला लेकिन उन एविडेंसेस को देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है एविडेंसेस को देखने के बाद में कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सॉरी कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरह के मिस स्टेटमेंट है, तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन का एक और वर्जन होता है जिसको हम नेगेटिव ओपिनियन बोलते हैं, जिसमें तब हम लोग ऐसा करते हैं जब हमें लगता है कि कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर जितने भी हमारे मिस स्टेटमेंट्स हैं वो सारे इतने ज्यादा बड़े मिस स्टेटमेंट्स हैं कि उनके बिना फाइनेंस कॉस्ट स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर आएगा ही नहीं, तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन ना देकर कौन सा ओपिनियन देते हैं, एडवर्स ओपिनियन या नेगेटिव ओपिनियन देते हैं। इफ एप्लीकेबल लॉ रिक्वायर ऑडिटर में ऑल्सो गिव सजेशन और रिकमेंडेशंस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो सजेशन या रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑडिट का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ व्हाट इज अ नॉन कंप्लायंस, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नॉन कंप्लायंस। देखिए, नॉन कंप्लायंस का मतलब है ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपने करी हो जिसमें किसी भी तरह का ओमिशन या कमीशन हो, whether intentional or unintentional. Now it is contrary to the prevailing law relevant to the cost accounting records or statements or etc. मतलब आपके द्वारा की गई कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे उस एक्टिविटी में आपने कुछ गलती कर दी हो या उस एक्टिविटी में आपने कुछ रह गया हो, छूट गया, ओमिशन कर दिया हो, whether intentional or unintentional, if it is contrary to the prevailing laws, जो भी prevailing laws हैं, जो भी existing laws हैं, cost accounting records, cost accounting principles, कॉस्ट स्टेटमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारे, अगर आपने ऐसा कुछ भी करा, कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी करी जिसमें कुछ ओमिशन है या कमीशन है, तो कुछ गलत कर दिया या कुछ करना रह गया, जो कि प्रेजेंटली जो लॉ एग्जिस्ट करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड, कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड, उनके बिल्कुल अगेंस्ट में है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन कंप्लायंस। अब दिस नॉन कंप्लायंस इंक्लूड्स ओनली दोज ड्यूटी एक्टिविटीज व्हिच आर बाय द नेम ऑफ एंटिटी और इन द नेम ऑफ एंटिटी बट एक्सक्लूड्स पर्सनल मिसकंडक्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब अगर एम्प्लॉय ने पर्सनली कुछ करा है अपने नाम से तो देखो उसको इसके अंदर कवर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जरा हम यहां पर चलते हैं, इन्होंने यहां पर क्या कुछ टर्म्स इन्होंने यहां पर दे रखी हैं, जो टर्म्स हम लोग बात करते हैं, क्या टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपको भी पढ़ाया, कॉस्ट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन है जिसमें से ऑडिटर्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑडिट पढ़ चुके हैं, ऑडिट पार्टनर, बहुत सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने दोबारा यहां पर डिस्कशन नहीं करा है। नॉन कंप्लायंस मैंने आपको समझाया। एक वर्ड है प्रोफेशनल जजमेंट, ये मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, और एक वर्ड होता है दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस। ठीक है, तो ये दोनों हम फटाफट से देखते हैं कि ये क्या है। पहले तो देखो आप, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग एक कोई भी चीज, क्या चीज है जो प्रोफेशनल को बाकी लोगों से अलग बनाती है,
मतलब ऐसी क्या चीज है which makes a person different from a normal person और which makes a professional different from the normal person। कोई तो ऐसी चीज होती होगी। वो चीज होती है मालूम है, तीन चीजों से, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एक प्रोफेशनल कैसे बनता है? नॉलेज जो हम पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब जो आपने अपनी आर्टिकलशिप के दौरान काम करा, और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपीरियंस का मतलब जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम लोगों को गेन होता जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक प्रोफेशनल जब भी अपना कोई डिसीजन लेता है, प्रोफेशनल जो भी कोई काम करता है, कोई भी काम अगर प्रोफेशनल करेगा, कोई भी एक्स वाई जेड, उस काम में हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजों को डील करना पड़ता है जो चीजें हमारे टाइम पे, हमारे सामने पर या हमारे सामने पहली बार आई। अब उन पर डिसीजन लेने के लिए हम लोगों को तीनों चीजों को यूज करना पड़ता है, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये जो तीनों चीजों को यूज करके आप फाइनली डिसीजन लेते हो, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। यही तो सबसे खास बात है। सो प्रोफेशनल जजमेंट इज बेसिकली यूज ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन टेकिंग सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड का मतलब यहाँ पे वो वाला इन्फॉर्म करना नहीं है, इन्फॉर्म्ड का मतलब है यहाँ पर कुछ क्रूशियल डिसीजन लेना, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। सो यूज ऑफ योर ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन knowledge, training and experience, sorry, in taking some informed decision in the field of cost audit, that is called professional judgment। एक वर्ड और है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ अलर्टनेस। आप कितनी अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल के काम में एक और खास बात होती है, वो होता है स्केप्टिज्म। आप कितना अलर्ट हैं अपने काम को करते समय, क्योंकि आपको किसी और के काम की गलतियां ढूंढनी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल इन फाइंडिंग द मिस्टेक्स ऑफ एवरीवन, and for that you need to be like you need to apply professional skepticism properly। आपको अपना alertness का attitude maintain करके रखना है। See, the person charged with governance, और दो, ये तो हो गया skepticism। अब person charged with governance या those charged with governance क्या है? Now these are the persons generally found in the management or executive members of the board having responsibility of overseeing strategic direction and responsibility or accountability relating to the financial reporting। जिनके पास में किसी भी कंपनी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी होती है। देखिए, बोर्ड में तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर बोर्ड में कुछ लोग होते हैं। क्यों मुकेश अंबानी की ही बात करते हैं हम जब रिलायंस की बात करते हैं, जबकि रिलायंस के अंदर तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। तो हम लोग सिर्फ मुकेश अंबानी की ही बात क्यों कर रहे हैं, बाकी की क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुकेश अंबानी इज दैट पर्सन, राइट, जो कंपनी को एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है। बाकी डायरेक्टर्स भी काम करते हैं, दे ऑल्सो गिव डायरेक्शंस, बट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस का मतलब होता है जो कंपनी की पूरी व्यू रचना, कंपनी की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है, वो होता है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अब ऐसे केस में ये बड़ा जरूरी होता है कि ऐसे लोग, ये लोग होते हैं पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस या दोस्त चार्ज की गवर्नेंस, या जो लोग कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। यानी बाहर कुछ भी होगा, आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर जो आनंद महिंद्रा है, तो आज से बहुत साल पहले जब स्कॉर्पियो पहली बार आई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उसको आने से पहले उनको कितना लड़ना पड़ा अपने ही बोर्ड से। अपनी कंपनी के चेयरमैन पद पे हटने के लिए तैयार हो गए वो, कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं अपने पोस्ट से हट जाऊंगा, अपने अपने पोजीशन से हट जाऊंगा। ये तक उन लोगों ने कह दिया, ये तक उन्होंने कहा, सोचिए आप इसका, ये तक उन्होंने कह दिया कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कितना बड़ा रिस्क, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल, सॉरी, पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड? बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है। Auditor shall comply with the relevant ethical requirements, including those pertaining to independence in respect of cost audit engagement। आपको जो भी relevant ethical requirements है वो पूरी करनी पड़ेंगी, जो cost audit के context में related है, जितनी भी आपने पीछे पढ़ी। While conducting audit, the cost auditor shall comply with the cost accounting auditing standards relevant to audit। A cost auditing standards relevant to the audit when the cost auditing standards is in fact and circumstances addressed by the, बस इतना याद रखो कि आपको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो किस रेलेवेंट ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। शैल कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। द कॉस्ट ऑडिटर शैल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आपको अच्छे से कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑडिटर शैल नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट अनलेस ही हैज कंप्लाइड विद देम। जब तक आपने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को ढंग से कंप्लाई नहीं करा, तब तक आप अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखें। देखिए, ये जरूरी भी है बहुत ज्यादा। अगर आपने, हम प्रोफेशनल है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आपने कंप्लाई करा करो। कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आ सकती हैं जहां पर हम लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई ना कर पाए, राइट। तो आप ये बात ओपनली बताओ ना। इट्स बेटर टू टेल टू द पब्लिक एट लार्ज, टू द स्टेक होल्डर्स, दैट वी हैव नॉट कंप्लाइड विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टू दैट एक्सटेंट इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस और पर्टिकुलर सिचुएशन। Now what it leads a positive effect on all the types of stakeholders की that year, ये ऑडिटर बहुत अच्छा है, इसने कंप्लाई नहीं करा लेकिन उसका रीजन था।
सो पीपल विल बी हैविंग एन ऑटोमेटिकली दे विल बी हैविंग ट्रस्ट ऑन यू कि यार अगर इसने बोला है मैंने कंप्लाई करा तो भाई इसने बोला तो होगा. In exceptional circumstances, cost auditor may judge it necessary to depart from a relevant requirement of cost auditing standards. फिर दूसरा थोड़ा हमारा भी अपना जजमेंट है. कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद को पर्सनली ऐसा लगता है कि यार इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये वाला नहीं लगेगा. यार हम भी तो प्रोफेशनल हैं, हमारा भी तो जजमेंट है. अब चूंकि हमारा भी जजमेंट है तो वी हैव टू अप्लाई दैट. द कॉस्ट ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद एन एटीट्यूड ऑफ, ये बेटा स्केप्टिज्म है, गलती से आधा ही लिखा है. With attitude of professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause cost statement to be materially misstated. मतलब आपको इतना संभल के काम करना और इस बात का ध्यान रखना है कि यार कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. Shall obtain sufficient and appropriate evidence to reduce audit risk to an acceptably low level. Shall exercise professional judgment in planning and performing the audit. Determine whether the cost reporting framework followed by management in preparing statement is in line with the cost tools prescribed. यानी जो फॉर्मेट आपने यूज करा है कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाने में, कॉस्ट शीट्स बनाने में, वो वही वाला है जो कि आपके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है. कॉस्ट ऑडिटर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एंटिटीज कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. देखिए हमारा काम एंटिटी के लॉज एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस को चेक करना नहीं होता. हाँ इतना जरूर है कि जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग या फर्स्ट स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो हम लोगों को ये जरूर चेक करना होता है कि उसमें कहीं कोई लॉ लग रहा हो तो हम देख लें. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे लॉ को चेक करेंगे. If an objective of a relevant cost accounting auditing standards cannot be achieved, the auditor shall evaluate whether this prevents the auditor from achieving the overall objectives of auditor and thereby requires the auditor in accordance with cost auditing standard to modify the auditor's opinion. यदि आपको लगता है कि आपने जो ऑडिट करी उसमें वो चीजें नहीं हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करना चाहता था वो अचीव नहीं हो पा रहा या कुछ ऐसा है जो मुझे वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोकता है ना, इसका मतलब है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या कॉस्ट स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ है. तो फिर उस केस में आपको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी है, यानी क्वालिफाइड नेगेटिव या डिस्क्लेमर ओपिनियन देनी है. मॉडिफाई का मतलब वही है जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था, मैं दोबारा समझा देता हूं. या तो क्वालिफाई करेंगे ओपिनियन को या तो डिस्क्लेमर या तो एडवर्स ओपिनियन, जो भी उन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नेसेसरी. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद में ये रिलेवेंट गाइडलाइंस हैं जो हमारे ज्यादा काम की नहीं है. अब हमारे पास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 104 क्या बोलता है, देखो फटाफट से आगे चलते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 में ये क्या है, देखो एक मिनट. ये है नॉलेज ऑफ बिजनेस, इट्स प्रोसेस एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट. और अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो अब तक 3 बार क्वेश्चन आया है. इसमें से एक बार आया है 4 नंबर का क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, कैसे लेनी है नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. और एक बार रिस्क असेसमेंट के बारे में आया है. ये रिस्क असेसमेंट के बारे में वैसा ही है जैसा कि 101 में हमने पढ़ा था. एंड एक बार आया है इंटरनल कंट्रोल ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट. व्हाई टू ऑब्टेन सच अंडरस्टैंडिंग? To identify and understand the events or transactions or practices which are material, that is, which may have a significant impact on examination of cost statements and preparation of cost reports. देखें, जब हम लोग एंटिटी की ऑडिट करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंटिटी के बिजनेस का हमारे पास में अच्छे से नॉलेज हो. यदि एंटिटी के बिजनेस का हम लोगों ने अच्छे से नॉलेज नहीं लिया या एंटिटी के बिजनेस को अच्छे से हमने नहीं देखा तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसमें कहां पर मिस स्टेटमेंट्स है. सो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज बिजनेस, उसके प्रोसेस एनवायरनमेंट की. और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों लेनी है? जिससे कि हम लोग उन इवेंट्स, उन ट्रांजेक्शंस, उन प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट, विच आर मटेरियल, दैट इज विच मे हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट. यानी जब हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करेंगे, हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट्स की कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाएंगे तो हम लोग सारी चीजें तो नहीं चेक कर सकते, तो मटेरियल चीजें हम चेक करेंगे. तो मटेरियल चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी इवेंट्स हैं, वो कौन से ट्रांजेक्शंस हैं, वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो मटेरियल है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को जो है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए. नाउ बाय दिस ऑडिटर में मेक असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. अकॉर्डिंगली ऑडिटर विल प्लान हिज ऑडिट. अब इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पर, सॉरी कॉस्ट स्टेटमेंट में कहां पर मिस स्टेटमेंट्स हैं. उन एरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है? इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके इंटरनल कंट्रोल की और उसके आईटी एनवायरनमेंट की आपको जानकारी लेनी है. ठीक है, अच्छा, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल
कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, आपके जो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगे, एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, कंट्रोल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स एंटिटी ने मेंटेन करे हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ये कुछ टर्म्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सीधा आपको रिक्वायरमेंट में लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि एंटिटी के एनवायरनमेंट की जानकारी लेने के लिए, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो उस एंटिटी के नेचर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जो इंडस्ट्री को वो एंटिटी बिलोंग करती है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी जानकारी लेंगे। एंटिटी ने किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करा है, अप्लाई कैसे करा है वो देखेंगे। एंड एंटिटी की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट एंड रिव्यू करेंगे। एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो कैसे जानकारी लेंगे, तो उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट की आपको जानकारी लेनी है, वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट, एंटिटी का खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है वो आपको देखना है। एंटिटी का कॉस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, लाइक जैसे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं, क्या प्रोसीजर वो लोग लगाते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन्स लगाते हैं या किन ट्रांजेक्शन्स को लगाकर वो ट्रांजेक्शन्स इनिशिएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से हैं, रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज कौन सी है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा एंटिटी का आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक आईटी आर्किटेक्चर, सिस्टम एंड प्रोग्राम, कंट्रोल्स ऑन एक्सेस ऑफ डेटा, कंट्रोल्स ऑन चेंज टू डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, दैट इज हाउ टू असेस रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल रिस्क, assess whether risk is related to the said significant economic accounting and other developments, अगर कोई नया एंटिटी में चेंज हुआ है उसकी वजह से कोई अगर रिस्क आया है। assess whether the risk involved significant transactions with related parties, assess degree of subjectivity, अगर कोई भी है, क्योंकि जब रिस्क का मेजरमेंट करते हैं तो सब्जेक्टिविटी की पॉसिबिलिटी रहती है। assess whether there arises the need for revising the assessment of risk based on additional audit evidence obtained, यदि कोई नए एविडेंसेस आपको मिले उसके हिसाब से अगर आपको कोई भी चेंज करना पड़ता है। And the last, documentation, like we need to find out the key elements of the understanding obtained regarding each of the aspects of entity, उसको आपको रिकॉर्ड करके रखना है। Identify and assess risk of metal misstatement and last risk identified in related controls। खैर इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने उतने सीरियस नोट पे नहीं पढ़ा जितना कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था। तो उसका एक बड़ा रीजन है, आपके सामने एक छोटा सा टेबल है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें चारों कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पास्ट ट्रेंड आ रहा है। यदि आप इस पास्ट ट्रेंड को ध्यान से देखते हैं तो 2021 के बाद में यानी 22, 23, 24 में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना 2022 में आया, ना 2023 में आया, ना 2024 में आया है। तीनों में ही कोई भी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन नहीं बना। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट ने अब 2021 के बाद ट्रेंड बदल दिया और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह पूरा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ये बात मैंने आपको इस लेक्चर के बिगनिंग में भी बताई थी, कोई नई बात नहीं। इसीलिए मैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे इतना फोकस नहीं करता। फिर भी एक ट्रेंड हमने आपके सामने डेवलप करके रखा, उसमें अगर आप देखेंगे तो 102 पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 103 पे पड़े हैं और 101 पे 2 क्वेश्चन है, 103 पे सबसे ज्यादा 5 बार क्वेश्चन है और 104 पे 4 बार क्वेश्चन है। उसमें भी अगर आप नीचे देखेंगे तो टॉपिक हमने आइडेंटिफाई करके दिया है आपको कि टॉपिक किस पर क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। अगर आप उसमें भी ट्रेंड पे जाते हैं तो ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं चलूं 2024, 22, 23, 24 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया। अगर मैं 2021 में जाता हूं तो 2021 में जो क्वेश्चन बना वो बना 103 और 104 पे, ठीक है। 2000 अगर मैं 20 में जाता हूं तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2019 में अगर हम जाते हैं तो 2019 में भी क्वेश्चन 103 और 104 पे ही बन रहा है। 2018 में अगर हम जाते हैं तो 2018 में क्वेश्चन सिर्फ 103 पर बन रहा है। 2017 में अगर मैं आपको लेके जाता हूं तो क्वेश्चन बन रहा है सिर्फ 104 पे। यानी दो बातें हमको समझ में आती है कि एक तो ट्रेंड के हिसाब से अब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा ट्रेंड के हिसाब से। और अगर मैं 2017 से चलूं, जब से 2016 में चूंकि सिलेबस चेंज हुआ था तो 2017 से नए पेपर लगे, 2017 से अगर मैं चलता हूं तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो 103 और 104 पे ही घूम रहा है। यानी अगर आपको कॉस्ट पहला कंक्लूजन, तो यदि आप कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स स्टेट अवे स्किप करके जाते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, राइट। दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि नहीं भाई हम तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको 101 से 104 चारों के पढ़ने, आप 103 और 104 पढ़ लें। और 103 और 104 में भी अगर आप देखेंगे तो आपको बस देखो लिमिटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन रहा है। रिस्क असेसमेंट, क्लाइंट्स नॉलेज एंड इंटरनल कंट्रोल, यहां पर भी अगर आप देखेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स वही वाली हैं जो आपने पीछे
प्रोफेशनल एथिक्स के टाइम पे पढ़ा था। प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म का मीनिंग मैंने आपको भी समझाया। डिटेक्शन रिस्क का मीनिंग पहले ही समझा दिया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय एन ऑडिटर, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑल। एन ऑडिट फाइल यानी डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे कोई बहुत लंबे चौड़े बट टिपिकल से क्वेश्चंस नहीं आए। 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टेक्निकली अगर मैं मैक्सिमम पे चलूं तो 4 नंबर का क्वेश्चन, उसके आने की भी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% है, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट से पिछले 3 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 6 अटेम्प्ट निकल चुके हैं, कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए। इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, I seriously not covered these auditing standards in my syllabus when I was revising, when I'm revising my syllabus. मैं तो नहीं करता, मैं स्ट्रेट अवे छोड़कर जाता। तो I strongly recommend to all of you that you must also skip these cost auditing standards. ठीक है, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। हमने चारों आपको एक ओवरव्यू देके पढ़ा दिया, उनको कैसे कवर अप करना है, that all you need to see. ठीक है, चलिए।